जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और आज आपका सामान्य हिंदी का पेपर है। कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बताए हैं, उनका थोड़ा सा सॉल्यूशन बता दो तो हमें हेल्प होगी। तो बिल्कुल मैं उसी हेल्प के लिए आपके सामने फिर एक नई क्लास के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को आराम से ध्यान से देखें, ठीक है। पहली बात करते हैं तो हमारे पास सिलेबस में था संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपना सिलेबस का था। अब एक दिन में इस समय में सारा सिलेबस तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शब्द निर्माण में उपसर्ग। उपसर्ग था। अब कई बार तो क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पूछ लेते, परिभाषा पूछ लेते, उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग या प्रत्यय में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो वे शब्दांश या वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले लगते हैं, मतलब शब्द के पहले। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, अति, या दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, अधि, ठीक है ना, या अनु, या अप, ठीक है ना। ये जितने भी उपसर्ग हैं, ठीक है, आपको जो बोर्ड पर दिख रहे हैं, अधि, अति, अनु, अप, ये जो शब्द हैं ये किसी शब्द के पहले लगकर, शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अति से बना अतिशय, अति से बना शब्द अतिशय, थे के पहले अति लग गया तो नया ही अर्थ निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार अतिक्रमण, कर्मण, शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अतिशीघ्र जो था उसमें भी और अति हो गई, अतिशीघ्र, ठीक है ना। तो ये शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं किसकी, आदि की, अधिमास, अधिपति, अधिमास, अधिपति, ठीक है। अधिमास और अधिपति, पति के पहले अधि लग गया, मास के पहले अधिमास लग गया, ठीक है। तो ये अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो कई बार तो क्या करता है एग्जामिनर, इनकी डेफिनेशन पूछता है उपसर्ग और प्रत्यय की, ओके। और कई बार जैसे यहां शब्द दे देगा आपको, अधि, अधिमास, अधिपति, अतिशय, ये शब्द दे देगा और पूछेगा कि इनमें लगने वाला उपसर्ग कौन सा है, या उपसर्ग दे देगा अधि, अपि, अप, अनु, कोई भी जो 22 संस्कृत के उपसर्ग हैं उनमें से कोई भी उपसर्ग आपको दे देगा। और वो एग्जामिनर पूछता है कि इन उपसर्ग से बने हुए या इन उपसर्ग से किन्हीं 3 शब्दों का निर्माण कीजिए, ठीक है ना। ये तो हो गई उपसर्ग की बात। इसी प्रकार ये अप की बात भी वही है। जैसे अपयश, अपमान, अपयश, अपमान। इसी प्रकार अनु की बात करें तो अनुकरण, करण के पहले अनुशब्द लग गया, नया अर्थ परिवर्तन हो रहा है, नया अर्थ निकल के सामने आ रहा है। इसी प्रकार अनुकूल, ठीक है। तो इस प्रकार से कई बार तो क्या है, एग्जामिनर आपसे ये उपसर्ग देगा और उपसर्ग देने के बाद में आपसे शब्द बनवाएगा, और कई बार ये शब्द देगा और इन शब्दों के पूर्व में, प्रथम में पहले जो लगे हुए उपसर्ग हैं उनसे पूछेगा कि दिए गए शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, ठीक है ना। ये तो हो गई बात किसकी बेटा, उपसर्ग की। अब बात करते हैं अपन प्रत्यय की। अब देखो प्रत्यय, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, समाज, यहां पर एक प्रत्यय हमने जोड़ लिया है, इक,
और समाज और इक जो प्रत्यय हैं, समाज और इक जो प्रत्यय हैं, उससे मिलकर नया शब्द बन गया सामाजिक। नया प्रत्यय बन गया बेटा सामाजिक। ठीक इसी प्रकार सुगंध और इत, सुगंध और इत नया शब्द बन गया बेटा सुगंधित। ठीक है, इसी प्रकार मीठा और आरा, मीठा और आस, नया शब्द बन गया बेटा मिठास। तो यहां पर इक, इत और आस ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्रत्यय। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं क्या कहलाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रथम में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रत्यय उपसर्ग की बात। तो एग्जामिनर आपसे आपको शब्द देकर प्रत्यय पूछ सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय, जैसे सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, सुगंधित में कौन सा प्रत्यय है, मिठास में कौन सा प्रत्यय। ठीक है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ प्रत्यय दे दे और उनसे आपसे क्या बनवा ले बेटा शब्द बनवा ले। जो पिछले साल जो पेपर आया था उसमें तो उन्होंने केवल और केवल जैसे अनु उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्दों का निर्माण कीजिए, अनु उपसर्ग से बनने वाले 3 शब्दों का निर्माण कीजिए, ऐसा एग्जाम्पल आया था। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जाम्पल देकर आपसे शब्द बनवा सकता है, या शब्द है तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से उपसर्ग का या कौन से प्रत्यय का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रत्यय और उपसर्ग की। उसके बाद में बात करते हैं बेटा संधि की। संधि, संधि तो बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। संधि डेफिनेशन पूछ सकता है कई बार, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकारों को बताइए। ठीक है ना, तो 2 शब्दों, 2 ध्वनियों या वर्णों के परस्पर, 2 वर्णों या ध्वनियों के परस्पर जो मेल है उसको, के परस्पर संयोग को या परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम पिछली बार तो संधि और समास में केवल और केवल एग्जामिनर ने अंतर पूछा था। संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। प्रकारों की बात करें तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। हम इनके भी प्रकार होते हैं, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि के भी प्रकार होते हैं, विसर्ग संधि के भी, लेकिन हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम केवल इनकी डेफिनेशन और इनके एक एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि की क्या डेफिनेशन होगी, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ, अब स्वर कौन से होते हैं ए आ ई, तो स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ स्वर का जो मेल होता है तो वहां जब संधि बनती है तो वो संधि कहलाती है बेटा कौन सी, स्वर संधि। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ए और ए के मिलन से आ बनता है। स्वर संधि के विभिन्न प्रकार, जैसे इसने दीर्घ संधि भी दे रखा है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, अयादि। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, स्वर संधि के प्रकार दीर्घ, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वर्धी संधि, नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5
अयादी संधि, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें तो नयन अभिराम, नयन धन अभिराम, नयन धन अभिराम से नया शब्द बनकर आया है नयनाभिराम। नयनाभिराम, तो ये एग्जांपल हो गया बेटा स्वर संधि का, और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि का, ठीक है। तो संधि की डेफिनेशन और संधि के प्रकार, स्वर का स्वर से मेल, व्यंजन का व्यंजन से मेल, और जहां पर विसर्ग आता है, जहां पर विसर्ग आता है वो विसर्ग संधि, ठीक है ना। इतना आप समझ लो एग्जाम के, वैसे इसमें काफी समय लगेगा, स्वर संधि को पढ़ाने में कम से कम अपने को 3-4 क्लास चाहिए, लेकिन आप तो संधि की डेफिनेशन और संधि के प्रकार, जहां स्वर से स्वर का मेल हो, जैसे ए धन ए मिलकर आ का निर्माण, स्वर का जहां स्वर से मेल हो, जैसे विद्यालय, देवालय, जैसे देवालय की बात करें, देव धन आलय, देवालय, तो यहां पर बेटा ए धन ए मिलकर आ बन रहा है ना, तो यहां पर स्वर संधि है। जहां पर व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है वो व्यंजन संधि, और जहां पर विसर्ग दिखते हैं, आपको इतना याद रख लो आप, तो वहां पर विसर्ग संधि। तो संधि की डेफिनेशन और संधि के प्रकारों की हमने बात कर ली। इसके बाद आगे बात करते हैं, हमारे पास अभी 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रति हो गया, संधि हो गया, और समास। अब देखो समास में समास शब्द का अर्थ होता है छोटा रूप। जैसे रसोई के लिए घर, आपने लिख दिया वहां पर रसोई घर, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। तो समास की क्या डेफिनेशन होगी, 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में, या 2 या 2 से अधिक पदों का छोटा रूप क्या कहलाता है बेटा, समास कहलाता है। डेफिनेशन में लिख देता हूं, समास का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप, छोटा रूप, या यूं कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच शब्द लिख दो या पद लिख दो, पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। लोप कर एक छोटा रूप बनता है, वो छोटा रूप बेटा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब समास मुख्य रूप से हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, उन 6 को हम एक एक को देख लेते हैं। अव्ययभाव समास, केवल हम इनके नाम पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम्पल पढ़ने में काफी समय लगेगा। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 बहुब्रीहि, 3 हो गए ना, नंबर 4 द्विगु, और कर्मधारय। कर्मधारय समास, ठीक है। ये समास के डेफिनेशन और समास के प्रकार हो गए। इनसे संबंधित आपसे कई बार तो समास सेंटेंस दे देंगे और उनका आपको उसमें समास बताना है। जैसे ये कह रहा है यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है जिसमें प्रथम पद अव्यय हो, ठीक है ना। इसी प्रकार कर्मधारय समास, द्विगु की बात करते हैं तो जहां पर द्विगु समास की बात करें तो जहां पर अपने को देखने को मिलता है क्या, द्वंद्व में और, जहां पर जैसे माता और पिता, जहां पर और शब्द आता है वो द्विगु के लिए हो जाएगा, और जहां पर पहला पद संख्यावाचक हो वो क्या हो जाएगा बेटा,
जहां पर और शब्द आता है, जहां पर और शब्द आ रहा है तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जहां पहला पद संख्यावाचक आ रहा है वो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना, ये समास की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं वाक्यों को शुद्धिकरण में। वाक्यों को शुद्धिकरण में जैसे शुद्धिकरण वाक्यों के लिए कई बार अशुद्ध वाक्य आ जाता है, जैसे राम ने रावण की हत्या की, या ठीक है हम यू कह सकते हैं रमेश ने सीता को पत्र लिखा। ठीक है ना, ये उसका शुद्ध रूप है। लेकिन कई बार रमेश के द्वारा सीता को पत्र लिखा तो वहां पर द्वारा शब्द को हटाना। इसी प्रकार कई अशुद्ध वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, उनका आपको क्या करना है, सरलीकरण करना है, शुद्ध रूप उनको लिखना है। ठीक उसी प्रकार लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे जैसे कई मुहावरे होते हैं उनका आपको अर्थ बताना है। एग्जाम्पल की दृष्टि से हम बात करें, जैसे दांतों तले पसीना आना, दांतों तले अंगुली दबाना, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है मुहावरों का जिनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे संक्षेपण और पल्लवन। संक्षेपण का अर्थ होता है कि संक्षेप में लिखना, तो संक्षेपण की डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनर, और पल्लवन मतलब उनका विस्तारीकरण करना, वो पूछता है आपसे एग्जामिनर। ठीक है, उसी प्रकार लोकोक्तियां जैसे भाव पल्लवन, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, अब पछताए होत की जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे आपको लोकोक्तियां देगा, उनका आपको वाक्य में प्रयोग करके उनका सरलीकरण करना। ठीक है, इसी प्रकार पत्र जो लेखन है, ज्ञापन, अपने सिलेबस में था ज्ञापन, किसी को किसी कार्य करवाने के लिए ज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए, या यूं कह सकते हैं कि पत्र जो है वो शासकीय, अर्धशासकीय, किस टाइप के फॉर्मल अनफॉर्मल जो लेटर हैं उनको आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, किस प्रकार से हम लिखते हैं, कैसे हम किसको पत्र लिख रहे हैं, उसकी क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, वो आपको बताना। इसके साथ साथ एक जो बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको बेटा किससे संबंधित, वो मिलेगा आपको निबंध। निबंध में बहुत सारा इस टाइम के टॉपिक चल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं निबंध में जीवन और साहित्य, जैसे निबंध की बात करें, जीवन और साहित्य, जीवन और साहित्य का क्या संबंध है, जीवन में साहित्य का क्या संबंध है। ठीक है ना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जैसे राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के साथ आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा वैश्विक उष्णता के अलावा महिला सशक्तिकरण, या छठा या सातवां कंप्यूटर के अनुप्रयोग। और 8 इंटरनेट, इंटरनेट के दुष्परिणाम, इंटरनेट के दुष्परिणाम। इस प्रकार से कुछ विशेष टॉपिक होते हैं जो अभी पॉपुलर हैं, जो अभी इस टाइम चल रहे हैं। जैसे राष्ट्रवाद की बात करें, जनसंख्या वृद्धि की बात करें, आतंकवाद की बात करें, विश्व उष्णता की बात करें, तो इन टॉपिक्स पर एग्जामिनर आपसे निबंध लिखवा सकता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसने संधि समास, प्रत्यय उपसर्ग, लोकोक्ति, मुहावरे, ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं, या लेटर राइटिंग की बात करें अपन, लेटर राइटिंग या निबंधात्मक, 5 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिए, 4 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिए तो पास ही नहीं बढ़िया स्कोर लेकर आओगे। ठीक है ना, तो एक बार वीडियो को आराम से आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा क्या पेपर का पैटर्न है, और आराम से एग्जाम देने जाइए। ठीक है, थैंक यू।